हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से लैंगिक जनन की संरचना के अंदर एक पुष्प जो है वो किस प्रकार से नर और मादा युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जो नर जनांग है, तो नर जनांग पुमंग था। तो नर जनांग जो पुमंग होता है, तो पुमंग की संरचना के अंदर किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है। तो कल अपन ने पुमंग की संरचना के अंदर पढ़ा था कि पुमंग की संरचना में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, पुतंतु, परागकोश और युज। तो परागकोश जो था, ये परागकोश एक द्विपाली संरचना थी। तो परागकोश जो द्विपाली संरचना थी, इसकी प्रत्येक पाली में कितने खंड थे? 2 खंड थे। तो इसकी प्रत्येक पाली में 2 खंड थे। तो परागकोश की संरचना कैसी हो गई? एक चतुष्फलक की संरचना हो गई। तो परागकोश की संरचना एक चतुष्फलक की संरचना हुई। तो इस चतुष्फलक की संरचना के अंदर किस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है? तो जहां परागकणों का निर्माण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु दानी कहते हैं। ठीक है। और लघु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु दानी जो होती है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो अपन देखते हैं लघु बीजाणु दानी की संरचना। सबसे बाह्य जो होगा उसको कहते हैं बाह्य त्वचा। ये सबसे दूसरा भाग होता है इसका अंतःशिशियम। मध्य स्तर और ये है टेपिटम। क्लियर? तो लघु बीजाणुधानी की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर मुख्यतः 4 स्तर होते हैं। संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकी संरचना इसकी लघु बीजाणुधानी की। तो लघु बीजाणुधानी की चतुष्फलकी संरचना कैसी होगी? क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि इसमें द्विपाली जो संरचना होती है, प्रत्येक पाली के 2 खंड होते हैं। 2 खंड होने के कारण से कितना कोष्ठ हो जाता है? 4 कोष्ठ, जिसके कारण इसको कौन सी संरचना कहेंगे? चतुष्फलकी। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर मुख्यतः कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाले स्तर को कहा जाता है बाह्य त्वचा। क्या कहा जाता है इसको? बाह्य त्वचा कहा जाता है। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर पाए जाने वाले स्तर को कहा जाता है अंतःशिथियम। क्या कहते हैं इसको? अंतःशिथियम। और इसके अंदर की ओर पाए जाने वाले स्तर को कहा जाता है मध्य स्तर। और सबसे आंतरिक स्तर को कहा जाता है
टेपिटम। क्या कहा जाता है इसको? टेपिटम कहा जाता है। तो इन 4 स्तरों से मिलकर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु धानी की संरचना का निर्माण होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणु धानी की संरचना के विभिन्न स्तरों के क्रम अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर बताइए। तो अपने को क्रम विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आपको अंदर से बाहर पूछा जाए तो अंदर सबसे अंदर क्या है? टेपिटम, उसके बाद में मध्य स्तर, उसके बाद में अंतःशिथियम और उसके बाद में क्या होगा? बाह्य त्वचा। तो ये तो अपन अंदर से बाहर की ओर बता सकते हैं। और अगर आपको बाहर से अंदर की ओर पूछा जाए कि लघु बीजाणु धानी की संरचना में विभिन्न स्तरों के क्रम को बाहर से अंदर की ओर का क्रम बताइए, तो अपन क्या बताएंगे इसमें कि सबसे बाहर की ओर क्या है? बाह्य त्वचा, उसके बाद में अंतःशिथियम, उसके बाद में मध्य स्तर और सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है? टेपिटम होता है। इस अंतःशिथियम भाग के अंदर क्या पाई जाती है? ओष कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ओष कोशिकाएं। और इन ओष कोशिकाओं का कार्य होता है कि जब टेपिटम के अंदर परागकणों का निर्माण होता है तो परागकणों के परिपक्व होने के पश्चात इन स्तरों को तोड़ने का जो कार्य करता है वो ओष कोशिकाओं में स्फुटन के कारण से होता है। तो कौन सी कोशिकाओं में स्फुटन के कारण से लघु बीजाणु धानी के स्तरों का स्फुटन होता है? तो ओष कोशिकाओं में। ठीक है। इसके अलावा जो टेपिटम है, टेपिटम के अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। तो टेपिटम भी मुख्यतः मेनली पात्र में 2 प्रकार का होता है संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे टेपिटम कौन सा होता है? एक तो होता है अमीबीय टेपिटम, अमीबी टेपिटम, और दूसरा कौन सा होता है? स्रावी या ग्रांथिल टेपिटम। स्रावी कह दो या ग्रांथिल टेपिटम कर दो। ठीक है। इस स्रावी या ग्रांथिल टेपिटम के अंदर प्रोयूबिस का स्राव होता है जो परागकणों के परिपक्व होने के पश्चात क्या करता है कि परागकणों के बाह्य स्तर यानी जो स्पोरोपोलेनिन का जो आवरण होता है उसके ऊपर एक चिपचिपे आवरण का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं पोलेन किट। क्या कहते हैं उसको? पोलेन किट कहते हैं। परागकणों की संरचना के ऊपर पाए जाने वाले चिपचिपे आवरण को, तो परागकणों की संरचना के अंदर पाए जाने वाले चिपचिपे आवरण को क्या कहते हैं? पोलेन किट कहते हैं। वैसे पोलेन किट का कोई निश्चित कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पोलेन किट का कार्य मानते हैं कि पोलेन किट का मेनली कार्य क्या होता है कि ये कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये चिपचिपा पदार्थ होने के कारण से ये क्या करता है कि जो कीट परागण की क्रिया होती है तो कीटों के परागकणों को चिपकाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। तो कीटों के चिपकाने में सहायक होगा और कीटों को आकर्षित करने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा अनियमित टेपिटम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर टेपिटम की संरचना कोई निश्चित नहीं होगी, अनियमित आकार का होगा, तो अनियमित आकार को अपने को पता है कि अमीबा कैसा होता है? अनियमित आकार का होता है जिसके आकार निश्चित नहीं होता है। तो अगर ये अमीबा की तरह इसका आकार निश्चित नहीं होगा तो आकार निश्चित नहीं होने के कारण से अपन उसको कौन सा टेपिटम कह सकते हैं? अमीबीय टेपिटम कह सकते हैं। और पदार्थों का श्रावण करने के कारण से इसको कौन सा कहा जाएगा? स्रावी या ग्रांथिल टेपिटम। इसके अलावा जब टेपिटम में परागकणों का निर्माण होता है तो परागकणों का निर्माण होगा तो टेपिटम का क्या कार्य होगा कि ये परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसको? परागकणों को। तो टेपिटम का और क्या कार्य हो गया? टेपिटम का कार्य होता है कि ये परागकणों को पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। क्लियर? तो ये किसकी संरचना थी? लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो कितने स्तर थे इसमें? 4 स्तर। स्तरों को मेनली याद रखना है, बाह्य त्वचा, अंतःशिथियम, मध्य स्तर और टेपिटम। टेपिटम संरचना के आधार पर 2 प्रकार का, अमीबीय कि अगर अमीबा के समान इसकी संरचना अनिश्चित होती है, आकार अनिश्चित होता है तो इसको अमीबीय टेपिटम कहते हैं, और विभिन्न पदार्थों का श्रवण करने के कारण इसको कौन सा कहेंगे? स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम भी कहा जाता है। ठीक है। जो प्रोयूबिस का स्राव करता है तो यूबिस काय में परिवर्तित हो जाता है और बाह्य स्तर स्पोरोपोलेन के निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। क्लियर? और कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? तो लघु बीजाणु जनन कहा जाएगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में
कौन सी कोशिका में? कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा, कौन सी विभाजन की क्रिया द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण होने की प्रक्रिया को, इसके निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्लियर? तो लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अब लघु बीजाणु का निर्माण, तो आपको पता होगा कि एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है वो 4 लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है। तो किस प्रकार से? तो क्लियर? लघु बीजाणु धानी की संरचना और लघु बीजाणु जनन। इसके बाद में कौन पढ़ेंगे? अब लघु बीजाणु में चतुष्क निर्माण होने के आधार पर ये लघु बीजाणु कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार का कौन कौन सा है? सबसे पहले अपन देखते हैं चतुष्फलकीय। कौन सा होता है? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय लघु बीजाणु कैसा होता है? कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु की संरचना में अपन इसमें देखते हैं किसमें लघु बीजाणु की संरचना इस प्रकार से विकसित होती है कि 4 में से जो 4 लघु बीजाणु जो होते हैं, 4 में से 3 लघु बीजाणु तो दिखाई देते हैं और एक इसमें क्या होता है? पीछे की ओर स्थित होता है। तो जिसमें एक पीछे की ओर स्थित होने के कारण से एक भाग इसका क्या नहीं होता? दिखाई नहीं देता। तो ये कौन सा कहलाएगा? चतुष्फलकीय। तो लघु बीजाणु कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार का लघु बीजाणु कौन कौन सा होता है? तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि चतुष्फलकीय लघु बीजाणु। चतुष्फलकीय लघु बीजाणु कौन सा है? कि ये वह लघु बीजाणु जिसमें लघु बीजाणु की संरचना के अंदर पाए जाने वाले जो 4 जो लघु बीजाणु है, इनमें अगर सामने से अपन देखा जाए तो 3 स्तर दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा स्तर इनसे पीछे की ओर होता है, जिसके कारण से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के लघु बीजाणु अधिकांश द्विबीजपत्री पादप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं इस प्रकार के लघु बीजाणु? मैक्सिमम जो डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कौन से पाए जाते हैं? चतुष्फलकीय लघु बीजाणु पाया जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु। तो समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु किसे कहा जाएगा? कि ऐसा लघु बीजाणु जिसकी संरचना में चतुष्फलकीय संरचना सामने से देखने से चारों लघु बीजाणु एक साथ दिखाई देते हैं, तो इसे कौन सा कहा जाएगा? समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु के नाम से जाना जाएगा। अधिकांश जो एकबीजपत्री पादप होते हैं, इन एकबीजपत्री पादपों के अंदर कौन सा लघु बीजाणु पाया जाता है? समद्विपार्श्विक पाया जाएगा। ठीक है। तीसरा अपन इसमें पढ़ेंगे क्रोशित लघु बीजाणु। तो क्रोशित लघु बीजाणु कौन सा होता है? कि ऐसा लघु बीजाणु जिसमें एक दूसरे से ये समकोण के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक कण किसके ऊपर कैसे व्यवस्थित रहेगा? समकोण के ऊपर व्यवस्थित रहेगा। तो इसको अपन कौन सा कहेंगे? क्रोशित लघु बीजाणु कहेंगे। और इस प्रकार के लघु बीजाणु पाया जाता है मैग्नोलिया प्लांट में। किसके अंदर पाया जाता है? मैग्नोलिया प्लांट के अंदर। चौथा अपन देखते हैं टी आकार का लघु बीजाणु। टी आकार के लघु बीजाणु में क्या होते हैं कि इसमें 2 तो कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं और 2 कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य होते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण से ऐसे लघु बीजाणु को कौन से आकार का नाम दे देंगे अपन? टी आकार का। और ऐसा लघु बीजाणु कौन से पादप में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया में। किसमें पाया जाएगा? एरिस्टोलोकिया। इसके बाद में अपन देखते हैं रैखिक। तो रैखिक लघु बीजाणु में क्या होते हैं कि इसमें पाए जाने वाले जो लघु बीजाणु के कैसे व्यवस्थित रहते हैं कि
लघु बीजाणु रेखित क्रम में एक दूसरे से लाइनर क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसको अपन कौन सा कहेंगे, रेखिक लघु बीजाणु कहा जाएगा। और ये किसमें पाया जाता है, हेलोफिल्स में। तो कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। तो नाम और इनके एग्जांपल्स अपने को याद रखना है कि चतुष्फलक किसमें पाया जाएगा, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। समद्विपार्श्विक किसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री पादपों में। क्रोशित किसमें पाया जाता है, मैग्नोलिया में। और टी आकार का किसमें पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में। और रेखिक किसमें पाया जाता है, हेलोफिल प्लांट्स में। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु की संरचना के अंदर लघु बीजाणु कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। अब इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु के मध्य किसका, केलोज भित्ति पाई जाती है। किसमें, किसकी भित्ति पाई जाती है, इनके मध्य जो भित्ति होती है वो किसकी होती है, केलोज। और इस केलोज भित्ति के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो केलोज द्वारा निर्मित होती है। इस केलोज द्वारा निर्मित भित्ति के अंदर केलेज एंजाइम इसका विघटन कर देता है। कौन सा एंजाइम, केलेज एंजाइम। और केलेज एंजाइम इसका विघटन करने के पश्चात एक परिपक्व जो चतुष्क है, उस चतुष्क के अंदर एक परिपक्व परागकणों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका स्तर पाया, जो भित्ति होती है उसमें किसका स्तर पाया जाएगा, केलोज का। और केलोज को विघटन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, केलेज एंजाइम होता है। तो केलेज एंजाइम जब केलोज का विघटन कर देता है तो एक परिपक्व परागकणों का क्या हो जाता है, इसमें निर्माण होता है। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कितने परागकणों का निर्माण होता है, 4 परागकणों का निर्माण होता है। क्योंकि आगे अपने को क्वेश्चनों में आवश्यकता पड़ेगी कि जैसे मान लो 100 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, 50 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो वहां तो अपने को यह पता होना चाहिए कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकण बन रहे हैं, 4 परागकण बन रहे हैं। क्लियर। अब एक है परागपिंड। देखो परागपिंड क्या होता है, क्या होता है परागपिंड। परागपिंड कहा जाता है कि कुछ पादपों में क्या होते हैं कि परागकण व्यवस्थित होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन पॉलिनियम या परागपिंड कहते हैं। परागपिंड कहते हैं या पॉलिनियम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, किसे कहेंगे कि कुछ पादपों में क्या होते हैं कि परागकण व्यवस्थित होकर संगठित होकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। और इस विशेष प्रकार की संरचना को अपन क्या कहते हैं, परागपिंड या पॉलिनियम के नाम से जाना जाता है। जो किसमें पाया जाता है, ओक के अंदर। एग्जांपल ओक। तो परागपिंड या पॉलिनियम का निर्माण किसमें होता है, ओक के अंदर होता है। और आर्किड में भी होता है, ड्रोसेरा में भी होता है। इन पादपों के अंदर आर्किड है, ड्रोसेरा है, इन सभी पादपों के अंदर किसका निर्माण होता है, परागपिंड का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर लघु बीजाणु यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो उसको बहुबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बहुबीजाणु। अगर लघु बीजाणु के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता के नाम से जाना जाता है। फिर है परागकोश स्फुटन। परागकोश का स्फुटन। देखिए परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब टेपिटम भाग के अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकणों के परिपक्व होने के पश्चात जो अंतःशिथियम जो भाग होता है, जो सेकंड स्तर होता है बाहर से, अंतःशिथियम भाग के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाती है। इन ओष्ठ कोशिकाओं में स्फुटन के कारण से परागकोश की भित्तियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। और परागकोश की भित्तियों के टूटने के पश्चात परागकण बाहर की ओर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, परागकोश स्फुटन कहा जाएगा। क्लियर। तो ये था परागकोश का स्फुटन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परागकणों की संरचना की, कैसे होते हैं परागकणों की संरचना और कैसे ये कार्य करते हैं।